दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार जगह है और लगातार बेहतर होते ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल एप्स दुनिया के सबसे सुदूर इलाकों को भी पहले से कहीं ज्यादा करीब लेकर आए हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे खतरनाक, संरक्षित या खास जगह हैं जहां कदम रख पाना बहुत ही मुश्किल है। परित्यक्त खदानों से लेकर भूतिया द्वीपों और बेहद खुफिया सैनेडों तक पेश हैं ऐसी कुछ खास जगह जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है और कुछ ऐसे लोग जो पाबंदियों के बावजूद वहां पर चले गए। पोकेमॉन की तलाश। इंग्लैंड में स्थित बॉक्स नामक ये गांव एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जगह उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। पास में स्थित बंद पड़ी खदानों में मेटल की बड़ी बड़ी जालियां जमीन में बनी भयानक दरारों को ब्लॉक करती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो ये किसी चीज को अंदर कैद रखने के लिए लगाई गई हूँ, न कि लोगों को बाहर रखने के लिए। ये है उन खदानों का प्रवेश द्वार। ये लंबी घुमावदार सुरंगों का 18 मील से भी ज्यादा लंबा नेटवर्क है, जो कहीं कहीं 120 फीट से भी ज्यादा गहरा है, जहाँ आसानी से कोई भी खो सकता है। 1970 में यहाँ खनन बंद हो गया, जिसके बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खदान को अपने कब्जे में लेकर इसके कुछ हिस्सों को बंद कर दिया, जैसे कि डरावना सा दिखने वाला ये लाल दरवाजा। तब से आम जनता को यहाँ पर जाने की मनाही है। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की चेतावनी के मुताबिक लोगों को इन खदानों से दूर ही रहना चाहिए जब तक कि उनके पास यहाँ का नक्शा और साथ में उचित रूप से प्रशिक्षित एक गाइड ना हो। लेकिन उन्हें ठीक से साफ कर देना चाहिए था कि वो किस तरह के नक्शे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2016 में एक ऐप के निर्देशों का पालन करते हुए 4 टीनेजर्स इन खदानों में रास्ता भटक गए। वो ऐप गूगल मैप नहीं बल्कि जीपीएस की मदद से पोकेमोन ढूंढने वाला गेम पोकेमोन गो था। ये चारों लड़के पोकेमोन को ढूंढते ढूंढते सुरंगों में घुसे और अपना रास्ता भटक गए। वे घंटों तक सिर्फ अपने मोबाइल फोन की लाइट की मदद से रास्ता तलाशते रहे। तब कहीं जाकर उन्हें मदद के लिए कॉल करने लायक सिग्नल मिला, वो भी फोन की बैटरी खत्म होने से ठीक पहले। 3 फायर क्रू और रस्सियों वाली 2 यूनिट्स जल्द ही मौके पर पहुंच गए, लेकिन इतना काफी नहीं था। बचाव अभियान शुरू होने से पहले उन्हें उस बंदे से संपर्क करना पड़ा जिसके पास सुरंग के बंद हो चुके कुछ हिस्सों की चाबी थी। सौभाग्य से चारों बच्चे एकदम सही सलामत बाहर निकल आए, पर अफसोस की एक भी पोकेमॉन उनके हाथ नहीं लगा। पोविलिया आइलैंड। पोविलिया एक छोटा सा द्वीप है जो इटली में वेनिस से महज 3 मील दक्षिण में स्थित है। दूर से देखने से ये किसी भी हरे भरे सुंदर टापू जैसा दिखता है, लेकिन वहां स्थित जर्जर हो चुकी इमारतें टापू के अंधकार में अतीत की तरफ इशारा करती हैं। लोगों को इस टापू पर जाने की सख्त मनाही है, न केवल सुरक्षा कारणों से बल्कि इसलिए भी कि पोविलिया को दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। 17वीं सदी के दौरान जब इटली में ब्लैक प्लेग की महामारी फैली तो उसकी चपेट में आने वाले हजारों लोगों को इसी टापू पर क्वारंटाइन किया जाता था, पर उनमें से ज्यादातर कभी वापस लौट कर नहीं आए। फिर 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। कहानियों के मुताबिक एक पागल डॉक्टर उस अस्पताल के मरीजों पर बहुत ही अजीबोगरीब और भयानक एक्सपेरिमेंट किया करता था। भले ही इस द्वीप को 1968 में खाली करने के बाद लोगों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई थी, फिर भी इस डरावने अतीत के बहुत सारे घोस्ट हंटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ आकर्षित ये करता रहता है। टापू के ओनर बिजनेसमैन लुइगी बुनगारोन से इजाजत लेने के बाद एक अनाम राइटर ने लंबे समय से खाली पड़ी इस जगह की खोजबीन करने की ठान ली। दिन के समय उन्हें किसी भूतिया उम्मीद की अनुभव तो नहीं थी, लेकिन जब वे अपने पति के साथ द्वीप की इमारतों को खंगाल रही थी तो उन्हें लगा जैसे दरवाजे, खिड़कियों और गलियों से कोई उन पर नजर रखे हुए। टापू पर जाने की हिम्मत करने वाले दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ के मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट्स की चीखों के साथ प्लेग पीड़ितों की कराहन और खांसी भी सुनी है। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक खाली पड़ी इन इमारतों में किसी आत्मा ने उन्हें छुआ, धकेला या थप्पड़ भी मारा। शुक्र है कि हमारी बहादुर राइटर ऐसा कुछ भी महसूस किए बिना सही सलामत वहां से लौट कर आ गई, लेकिन इससे इस टापू का अतीत कुछ कम भयावह नहीं हो जाता। पोविलिया आइलैंड भले ही भूतिया ना हो, लेकिन इसके भयानक अतीत और वहां से कभी लौट कर न आने वाले रोगियों और पेशेंट्स का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वहां जाने पर लगी रोक आने वाले समय में भी बरकरार बनी रहे। राजसी कब्र के लुटेरे। सेंट्रल चाइना के शांगसी प्रांत में स्थित एक साधारण से दिखने वाली इमारत इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजों में से एक को अपने भीतर छुपाए बैठी है। ये टेराकोटा आर्मी का म्यूजियम है जो मिट्टी के बने 8000 से ज्यादा आदमकद योद्धाओं के पुतलों के उत्खनन स्थल को समर्पित एक इमारत है। बता दें ये सभी पुतले आज से करीब 2200 साल से भी ज्यादा पहले बनाए गए थे। हर साल लाखों लोग इन पुतलों को देखने के लिए म्यूजियम में आते हैं, लेकिन उन्हें पास ही में स्थित 35 वर्ग मील में फैले प्राचीन कब्रिस्तान को देखने या वहां पर पैर रखने की इजाजत नहीं होती। यहाँ चीन के प्राचीन राजाओं के अवशेष दफन है, जिसमें 221 ईसा पूर्व में राज करने वाले चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र भी शामिल है। माना जाता है कि मिट्टी के ढेर सारे योद्धा मृत्यु के बाद वाले जीवन में सम्राट की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। जाहिर है कि ये इलाका बहुत ही पवित्र माना जाता है, पर फिर भी कुछ लोग इसके सम्मान को ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आते। 2010 की एक शाम जब 2 इवनिंग गार्ड रोज की तरह अपनी गश्त पर निकले तो उन्होंने पाया कि एक मकबरे को सील करने वाली मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। उन्हें पास में एक आरी और मोबाइल फोन का कवर भी पड़ा हुआ मिला, लेकिन इसके सिवा वहां कुछ भी नहीं मिला। 12 दिन बाद जब उन्होंने देखा कि करीब
100 फीट गहरे भूमिगत मकबरे की सील में एक सुराख बना हुआ था, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब सुराख में कैमरा उतारा गया तो पता चला कि नीचे रखे ताबूत टूटे हुए हैं और उनमें रखा हुआ सामान गायब है, लेकिन कोई भी घुसपैठिया वहां नजर नहीं आया। इस घटना के काफी समय बाद पुलिस ने 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कब्र के सुरंग की छत तोड़ने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की बात कबूली, लेकिन इसके बावजूद कब्र से चोरी होने वाले सामान और कलाकृतियों में से सिर्फ एक आइटम ही बरामद हो सका। विशेषज्ञों का मानना था कि मकबरे के दूसरे हिस्सों में भी लूट हुई है, लेकिन उन हिस्सों की खुदाई किए बगैर पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। कोई भी नहीं जानता था कि चीन के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक माने जाने वाले इन मकबरों में सेंध लगाने वाले उन लुटेरों के साथ आखिर क्या हुआ। सभी जानते हैं कि चीनी प्रशासन इस तरह के अपराधों के खिलाफ कितनी सख्ती से पेश आता है, सो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर वे 9 लुटेरे अब तक खुद किसी गुमनाम कब्र में दफन हो चुके हों। इससे पहले कि हम पाबंदियों वाली अगली जगह की तरफ आगे बढ़ें, आइए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ताकि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वाह फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चाय के दीवानों के देश ब्रिटेन की तरफ। बकिंघम पैलेस में हुई घुसपैठ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शाही निवास बकिंघम पैलेस में हर साल करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं, लेकिन पैलेस का टिकट खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि आप महल के जिस हिस्से में दिल करे वहां पर जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में सिर्फ 10 हफ्तों के लिए महल पर्यटकों के लिए खोला जाता है, लेकिन वे सिर्फ गार्डन और कक्ष सहित 6 राज कक्षों तक ही जा सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के निजी निवास सहित महल के बाकी हिस्से पूरी तरह से वर्जित हैं, लेकिन अगर आप कोई खास मेहमान, महल में काम करने वाले स्टाफ या कोई बहुत ही चालाक घुसपैठी है तो फिर बात अलग है। 9 जुलाई 1982 की सुबह 7 बजे से थोड़ा पहले माइकल फेगन नाम का एक 32 वर्षीय शख्स बकिंघम पैलेस की 14 फीट ऊंची बाहरी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। दीवार पर कंटीले तार लगे होने के बावजूद पता नहीं वो कैसे उसे फांद गया, फिर एक पाइप के सहारे रेंगते हुए खुली खिड़की से महल के अंदर घुस गया। माइकल महल के गलियारों में घूमता रहा, जिससे अलार्म सिस्टम बजने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे महज सिस्टम की कोई गड़बड़ी मानकर उसको ऑफ कर दिया। वो इधर उधर घूम ही रहा था कि गलती से एक कांच की एस्ट्रे टूट गई, जिससे उसका हाथ टकरा गया और उसका हाथ कट गया और कांच के टुकड़े उसकी उंगलियों में धंस गए। इस तरह माइकल खुद क्वीन एलिजाबेथ के बेडरूम में दाखिल हुआ, बिस्तर पे लेट गया। उसके मन में क्वीन के लिए कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन उसका दिमागी हालत एकदम परफेक्ट नहीं थी। फेगन का दावा है कि जब क्वीन की नींद खुली तो उन्होंने एकदम शांत लहजे में फेगन से वहीं इंतजार करने को कहा और खुद बाहर गलियारी की तरफ चली गई। फिर महारानी का एक सेवक अंदर आया और फेगन को अपने साथ ले गया। क्या पता सेवक ने फेगन को पीने के लिए बढ़िया सी स्कॉच भी पेश की हो, पता नहीं। पर उसके बाद महल की पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फेगन पहले भी बकिंघम पैलेस में घुस चुके थे। उन्होंने दावा किया कि करीब 1 महीने पहले वो एक और ड्रेन पाइप से चढ़कर महल की एक नौकरानी के बेडरूम में घुसा, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने छिपने से पहले गलती से 2 सुरक्षा अलार्म भी एक्टिवेट कर दिए, लेकिन पुलिस ने नौकरानी पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि अलार्म सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। महारानी के महल की पुलिस तो बहुत ही बढ़िया काम करती है भाई। उसके बाद फेगन महल के हॉल में घूमे, पेंटिंग्स देखी, रात सिंहासन पर भी बैठे और बोर होकर वापस बाहर लौटने से पहले कुत्ते के खाने वाले बर्तन में पेशाब भी किया। जाहिर है फेगन की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्हें 3 महीने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। क्वीन एलिजाबेथ ने फेगन की मानसिक हालत देखते हुए उन पर कोई मुकदमा न करने का फैसला किया। उम्मीद है कि उसे कम से कम बेचारे कुत्ते के बर्तन में पेशाब करने के लिए माफी तो जरूर मांगनी पड़ी होगी। गड्ढे से दूर रहें। 1400 से अधिक खदानों और बहुत सी बंद हो चुकी शाफ्ट्स वाले राज्य एरिजोना में खजाने की तलाश करने वाले सिरफरों का तांता लगा रहता है। अक्टूबर 2018 में एक सोमवार की सुबह 62 वर्षीय जॉन वेडल भी ऐसा ही कुछ करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने पड़ोसी को बताया कि वे पास की एक खदान के आसपास के इलाके की खोजबीन करने जा रहे हैं और अगले दिन मंगलवार तक घर वापस आ जाएंगे। खैर मंगलवार आया और चला गया, और जब बुधवार की सुबह जॉन वापस नहीं आए तो एक पड़ोसी उनकी तलाश में निकल पड़ा। साइट पर पहुंचते पड़ोसी ने पाया कि जॉन एक जमीन में बने एक गहरे सुराख से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। 100 फुट से ज्यादा गहरी उस खदान के शाफ्ट के बाहर एक बड़े से वार्निंग साइन पर शाफ्ट से दूर रहने के निर्देश साफ अक्षरों में लिखे थे, लेकिन जॉन ने चेतावनी का पालन करने के बजाय गड्ढे का मुआयना करने का फैसला किया। वे गड्ढे में जानबूझकर तो नहीं कूदे, पर क्या किया जाए, ग्रेविटी चीज ऐसी है। गड्ढे में धड़ाम से गिरने के कारण जॉन की कई हड्डियां टूट गईं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी। नीचे अंधेरे में उनके साथ कोई था और वो थे बड़े बड़े सांप। कोई मामूली सांप नहीं, बल्कि बेहद घातक और जहरीले माने जाने वाले रैटल स्नेक। बेहद पीड़ा में होने के बावजूद जॉन उनसे मुकाबला करते रहे और 3 सांपों को मार डाला। एक भी सांप उनको डस नहीं पाया। पड़ोसी द्वारा ढूंढे जाने के तुरंत बाद आपातकालीन टीमें आई। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? ये कि अगर आपको किसी गहरे गड्ढे से दूर रहने के लिए कहा जाए तो समझ लीजिए इसमें आपका कुछ ना कुछ भला जरूर है। अगर नहीं माना तो अंदर गहराई में मौजूद जहरीले सांपों से हाथापाई करने के लिए तैयार रहना। भानगढ़ का भूतिया किला। उत्तर भारत के राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ का शानदार किला। 16वीं शताब्दी में बनाया गया ये किला किसी जमाने में वास्तुशिल्प के किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन आज इस विशाल किले को देश की सबसे भूतिया जगह
के तौर पर जाना जाता है और सूरज के डूबने के बाद भी वहां जाने पर सख्त मनाही है। अफवाह है कि यहाँ भूत और प्रेत आत्माएं भटकती हैं जो रात के समय होने वाली कई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी हैं। 1700 के दशक में इस किले को न जाने क्यों अचानक से खाली कर दिया गया, जिसके बाद से वहां बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि इलाके में रहने वाला एक साधु चाहता था कि किसी भी इमारत की परछाई उसके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, सो उसके किले को श्रापित कर दिया। वहीं एक दूसरी कहानी के मुताबिक एक जादूगर को किले की एक राजकुमारी से प्यार हो गया, जिसका प्यार जीतने के लिए जादूगर ने एक जादुई काढ़े का इस्तेमाल किया। राजकुमारी ने काढ़े की बोतल एक पत्थर पर दे मारी, जिससे पत्थर अपनी जगह से लुढ़क कर जादूगर पर जा गिरा। ये एक अच्छा सबक है कि प्यार मोहब्बत के मंचलों में सहमति बहुत जरूरी है। दम तोड़ने से पहले जादूगर ने किले और आसपास की जमीन को भयानक श्राप दिया। भले ही अंधेरा होने के बाद किले में जाने की सख्त मनाही है, लेकिन ये पाबंदी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने से पूरी तरह से रोक नहीं पाई। इन किस्सों को सुनने के बाद एक गुमनाम खोजकर्ता ने 2011 में अपने दोस्तों के साथ किले का दौरा करने की ठानी। शाम होने के कारण किला बंद हो चुका था, सो वो चौकीदार को घूस देकर अंदर घुस गए। करीब 1 घंटा बीता होगा जब उन्होंने लोहे की सलाखों वाली एक खिड़की में बैठे एक आदमी को देखा। वो आदमी बेसुध सा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपके बिना नजर न आने वाली किसी चीज पर टिकी हुई थी। तभी अचानक वो ग्रुप की तरफ मुड़ा और खतरनाक सी स्माइल दी। ये देखकर वो इतनी तरह से डरे कि तुरंत ही वहां से 9 तो 11 हो गए। लेकिन किले के अंदर जाने की हिम्मत न जुटा पाने वालों ने भी अजीबोगरीब चीजें सुन रखी हैं। अक्सर रात में किले से महिलाओं की रहस्यमयी चीखें और ऊनी की आवाजें आती हैं। लंबे समय से सुनसान पड़े किले में डरावना संगीत और अजीबोगरीब रोशनी भी नजर आती है। मैं भूत वगैरह में यकीन तो नहीं करता, लेकिन इतना बहादुर भी नहीं हूँ कि रात के समय इस किले की तरफ टहलने के लिए निकल जाऊं। क्या आप में ऐसी हिम्मत है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। खोजी हुआ गुम। एरिया 51 लास वेगास के उत्तर में लगभग 85 मील की दूरी पर स्थित ऐसी जगह है जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में यकीन रखने वालों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। कयास और अफवाहें दशकों से इस एरिया के बीचों बीच स्थित एयरफोर्स बेस को एलियन वगैरह से जोड़ती आई है और यहाँ किसी के भी जाने पर कड़े प्रतिबंध है। वार्निंग बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और हथियारबंद सैनिक जैसी चीजें आम लोगों को यहाँ पर जाने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि एरिया 51 इस इलाके में स्थित इकलौता प्रतिबंधित मिलिट्री बेस नहीं है। जी हाँ, नेलिस एयरफोर्स बेस भी लास वेगास से महज 8 मील दूर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 14,000 एकड़ से ज्यादा में फैले इस बेस में मुख्य रूप से सैन्य उड़ान संचालन में इस्तेमाल की जाने वाली हवाई पट्टियां शामिल हैं। लेकिन हम इन दोनों बेसेस के एक दूसरे के पास स्थित होने की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल 2014 में एक शख्स ने इन प्रतिबंध सैन्य अड्डों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले ली। लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग का शौक रखने वाले 47 वर्षीय केनी वीच पहली बार लोगों की नजर में तब आए जब उन्होंने किसी यूट्यूब वीडियो पर एक बड़ा ही अजीब कमेंट किया। उस कमेंट में केनी ने दोनों वायुसेना अड्डों के बीच कहीं पर छिपी हुई गुफा खोजने का दावा किया। वो गुफा न सिर्फ अपने एम जैसे आकार वाले प्रवेश द्वार के चलते अनोखी थी, बल्कि इसलिए भी कि केनी के दावे के मुताबिक गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें अपने शरीर में एक बेहद अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होने लगी। ये इतना अस्वाभाविक था कि उन्होंने तत्काल गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन इंटरनेट की जनता उनके इस फैसले से जरा भी संतुष्ट नहीं थी। यूट्यूब पर लोगों द्वारा जिद किए जाने के बाद केनी ने फिर से उस गुफा में जाने का फैसला किया और सबूत इकट्ठा करने के लिए इस बार अपने साथ कैमरा ले गए। पर एक बड़ी समस्या थी कि उन्हें गुफा की सटीक लोकेशन ठीक से याद नहीं थी। Hopefully I'll find it. It's shaped like a big M. It's a big cave that looks just like a gigantic M, and it's about as tall as I am and kind of narrow, and it's stuck on the side of a mountain. So I hope I can find it again. जाहिर है किन्हीं की यह दूसरी यात्रा बिल्कुल असफल रही, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। करीब 1 महीने बाद वे रात के वक्त फिर से अपनी यात्रा पर निकले, जिसके बाद वे कभी वापस लौट कर नहीं आए। जब उनकी गर्लफ्रेंड ने केनी के लापता होने की सूचना दी तो नेवादा रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने फौरन एक सर्च पार्टी का गठन किया। फिर 1 हफ्ते बाद केनी का फोन वीरान पड़ी एक खदान के कुएं के पास मिला। जब कुएं में कैमरा उतारने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला तो खोजी अभियान बंद कर दिया गया और उसके बाद से आज तक केनी और उनकी बताई हुई एम आकार वाली उस गुफा का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो केनी का आखिर हुआ क्या? बहुत से लोग मानते हैं चूंकि केनी अपने साथ जीपीएस नहीं ले गए थे, इसलिए वे रेगिस्तान में कहीं खो गए। वहीं कुछ का मानना है कि उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी मौत का नाटक रचाया है, जो उसके बाद वाली थ्योरी के मुकाबले असंभव तो नहीं लगता। इंटरनेट पर कुछ लोग कयास लगाते हैं कि केनी ने अहम आकार वाली उस गुफा को ढूंढ लिया था, जो असल में कोई गुप्त सरकारी ठिकाना थी जहां केनी ने कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें बंदी बना लिया होगा। ये भी कहा जाता है कि पहली दफा गुफा में दाखिल होने पर केनी ने जो वाइब्रेशन महसूस की थी वो असल में वहां घुसपैठ करने वाले लोगों का पता लगाने वाला एक हाईटेक अलार्म सिस्टम था। पर एक सच ये भी है कि ये सभी दावे पूरी तरह से महज कयास पर आधारित है। रही बात केनी के अंजाम की और असल हकीकत की, तो वो सिर्फ एक शख्स ही बयां कर सकता है और वो है केनी खुद। अंदर आना है तो पासवर्ड बताओ। उत्तरी कैलिफोर्निया के रेडवुड जंगलों की गहराई में बसा बोहेमियन ग्रोव 2700 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा कैंप है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। ये सिर्फ मेल मेंबर्स वाला कोई क्लब चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है, जिसमें सिर्फ दौलतमंद और पावरफुल लोग ही शामिल होते हैं। ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग। इस क्लब के पुराने सदस्यों में रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश और जॉर्ज
H.W. बुश जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। 1972 में खुलने वाले इस कैंप के सदस्य यहाँ होने वाली गतिविधियों को बहुत ही गुप्त रखते हैं। विश्व भर के नेताओं के मिलकर नई विश्व व्यवस्था की साजिश रचने से लेकर भयानक तांत्रिक अनुष्ठान करने तक लोगों ने इस क्लब के बारे में न जाने क्या क्या कयास लगाए हैं। क्लब में शामिल होने का एकमात्र तरीका है $25,000 की फीस देना और क्लब के किसी मौजूदा मेंबर द्वारा इनवाइट किया जाना। लेकिन वर्ष 2000 में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में रुचि रखने वाले एलेक्स जॉन्स इन महंगे इनवाइट को दरकिनार करते हुए बोहेमियन ग्रोव में घुस गए। जी हाँ, ये वही एलेक्स जॉन्स हैं जो अब इन्फोवॉर्स के मशहूर होस्ट हैं और एक बार दावा किया था कि सरकार मेंढकों को समलैंगिक बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है। एलेक्स पत्रकार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता जॉन रॉनसन को साथ लेकर जंगल में दाखिल हुए ताकि कैंप में होने वाली गतिविधियों को खुद से देख सकें और वहां पहुंचकर उन्हें जरा भी निराशा नहीं हुई। पहले तो ये जगह किसी नॉर्मल मगर शानदार कैंप साइट जैसी लग रही थी, जहां हर जगह संगीतकार अपने यंत्र बजा रहे थे और जगह कीमती शराब से लैस बार बने हुए थे। लेकिन फिर रात 9 बजे जोर से घंटी बजी और कैंप के सभी मेंबर उल्लू की 40 फीट ऊंची एक बड़ी सी मूर्ति के चारों ओर जमा हो गए। लंबा सा चोगा पहने हुए एक आदमी ने पुरानी अंग्रेजी में मंत्रोच्चारण करते हुए उल्लू के सामने प्रार्थना की और बीच बीच में आतिशबाजी हो रही थी। फिर पेड़ों के बीच से बैंगनी रंग के लबादे में लिपटी हुई कुछ आकृतियां प्रकट हुई जिनके चेहरों पर नकाब भी थे। उन्होंने उल्लू के बुत के सामने बने हुए एक हवन कुंड में आग लगाई और आग किसी ताबूत जैसी दिखने वाली चीज को लपटों में झोंक दिया। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो कि आप समझ रहे हैं। एलेक्स को लगा कि यहाँ किसी की बलि दी जा रही है, लेकिन जॉन ने घटना को बड़े ही तर्क संगत नजरिए से देखा। एक और जहाँ एलेक्स को यकीन था कि क्लब के मेंबर्स प्राचीन उल्लू देवता मोलोच की पूजा कर रहे हैं, वहीं जॉन सोच रहे थे शायद ये क्षेत्र एक उल्लू अभयारण्य था, क्योंकि पेड़ों में हर जगह छोटी छोटी झोपड़ियां टंगी हुई थी, जैसे कि उन्हें उल्लुओं द्वारा घर बनाए जाने के लिए रखा गया हो। साथ ही साथ उस ताबूत में संभवतः सिर्फ कोई पुतला ही था, क्योंकि उसे उठाने की स्टाइल से वो किसी इंसान की लाश के मुकाबले बहुत ही हल्का मालूम पड़ रहा था। पर वो आखिर उसे जला क्यों रहे थे, इसका जवाब मिलता वहां पढ़े जाने वाले मंत्रों से। क्रिया के दौरान वहां मौजूद लोग मंत्रोच्चारण में अपनी दुनियावी चिंताओं को जलाकर राख करने की बात कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने वो ताबूत जलाया। इस नजरिए से देखने पर यह सब इतना डरावना तो नहीं लगता, हाँ है ना। मैं खुद वहां पर जाकर और भी पड़ताल करना चाहूंगा, पर अफसोस कि बोहेमियन ग्रोव में इस तरह की आखिरी सभा साल 2008 में हुई थी, क्योंकि अगर ये सब अब भी चल रहा होता तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि टिकटॉक वालों ने अब तक सच्चाई को बेपर्दा जरूर कर दिया होता। भूमिगत कब्रों का शहर। 18वीं शताब्दी का पेरिस उतना अच्छा महकता नहीं था जितना अच्छा वो दिखता था। शहर तेजी से बड़ा हो रहा था, जिसके चलते सारे के सारे कब्रिस्तान भर चुके थे और उनसे उठने वाली भीषण बदबू बीमारियां फैलाने वाले जीवों को आकर्षित करती थी। इसके लिए कुछ उपाय जरूर किया जाना था और समाधान के परिणाम स्वरूप आज तक के सबसे डरावनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस का जन्म हुआ। पेरिस कैटाकॉम्ब्स या भूमिगत समाधि स्थल। गलियारों के इस भूल भुलैया को शहर के नीचे मौजूद पूर्व खदानों की सुरंगों में बना दिया गया था, जिसकी दीवारें सैकड़ों साल पहले मर चुके लगभग 6 मिलियन लोगों की हड्डियों से ढकी हुई थी। पेरिस के नीचे फैले कुल 150 मील लंबाई वाली इन सुरंगों में जाने वाले वहां दफन पेरिस वासियों को याद करते हुए शहर के इतिहास में वापस जा सकते हैं। इन सुरंगों का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आम जनता के लिए खुला है और बाकी के हिस्सों में जाने पर 1955 से ही सख्त मनाही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नियम प्रतिबंध क्षेत्रों में जाने से नहीं रोक पाए। शहर भर में फैले सीक्रेट एजेंट्स पॉइंट्स की मदद से शरारती युवा और मदमस्त पार्टी बॉयज अक्सर कैटकॉम्स में दाखिल होते रहते हैं। कई तो अपने इन कारनामों को यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं, पर जरूरी नहीं कि ऐसा करने वाला हर शख्स अंदर जाकर मजा ही करके आए। साल 2017 में 2 किशोर लड़के इन घुप अंधेरी सुरंगों की भूल भुलैया में खो गए। आधिकारिक टूर गाइड हेड काउंट के मुताबिक वे पब्लिक के लिए खुली सुरंगों के जरिए वहां दाखिल नहीं हुए थे, यानी उन्होंने चुपके से प्रतिबंधित इलाकों में घुसने की बेवकूफी की। जरा सी भी रोशनी न होने के कारण उनको रास्ता नहीं दिख रहा था, सो वे सुरंगों में खो गए, जहां उनके साथ केवल मर चुके लोग ही मौजूद थे। 3 दिन बाद एक स्पेशल सर्च टीम को उनके लापता होने की सूचना दी गई और खोजी कुत्ते चमत्कारिक रूप से उन दोनों लड़कों को खोजने में कामयाब रहे। भले वे भूख, डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से जूझ रहे थे, पर कम से कम जिंदा तो थे। अगर उन कुत्तों ने ऐन वक्त पर अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो आज शायद उन लड़कों की हड्डियां भी वहां मौजूद लाखों लोगों की हड्डियों के साथ ही बड़ी होती। नॉर्थ बर्दर्स आइलैंड न्यूयॉर्क के ईस्ट रिवर में भयानक माना जाने वाला एक टापू स्थित है, और मैं राइकर्स आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मशहूर झील से कुछ ही दूरी पर है नॉर्थ बर्दर द्वीप आइलैंड, एक ऐसी जगह जिसका अतीत किसी खतरनाक झील से भी ज्यादा भयावह है। टापू पर कदम रखना सख्त मना है जब तक कि आपने न्यूयॉर्क सिटी पार्क एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन ना ली हो। आपको ये नियम सख्त लग रहा होगा, पर उसका कारण है द्वीप के हर कोने पर खस्ताहाल और जर्जर इमारतें फैली हुई हैं, जिन्हें घास फूस ने पूरी तरह से ढक रखा है। आप भले ही सोच रहे हो कि यहाँ टहलना कितना मजेदार होगा,
पर इस जगह का इतिहास इसे बहुत ही भयावह बनाता है। 1880 के दशक में इस टापू पर रिवरसाइड क्वारंटाइन हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था। चेचक, टीबी और दूसरी भयानक बीमारियों से ग्रसित लोगों को अपनी बची हुई जिंदगी काटने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाता था, जहाँ डॉक्टर्स उन पर रिसर्च किया करते थे। उन लोगों में मैरी मिलन उर्फ टाइफाइड मैरी नाम की एक औरत भी शामिल थी। वो पहली अमेरिकन थी जिन्हें 1907 में टाइफाइड बुखार की बिना सिम्टम वाले वाहक के तौर पर जाना जाता है। टाइफाइड गंदे पानी या खाने से फैलने वाला एक घातक इन्फेक्शन है। मैरी खाना बनाने का काम करती थी और बीमारी का कोई भी लक्षण न होने के कारण उन्होंने अनजाने में 122 लोगों को संक्रमित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बाकी की जिंदगी के लिए नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर क्वारंटीन बनकर दे दिया गया। 1930 का दशक आते आते इस हॉस्पिटल की जरूरत लगभग खत्म हो गई और द्वीप को खाली छोड़ दिया गया। फिर साल 1943 में आगे की पढ़ाई पूरी करने की इच्छा रखने वाले वर्ल्ड वॉर 2 के सैनिकों द्वारा ये जगह इस्तेमाल की जाने लगी। उसके बाद इसे नशे की लत से ग्रसित युवाओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र में बदल दिया गया, लेकिन उनके द्वारा दीवार पर छोड़े गए कुछ संदेश इशारा करते हैं कि शायद इन बेचारों को वहां उनकी मर्जी के खिलाफ रखा गया था। फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद 1960 के दशक में टापू को आखिरकार हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। आज ये जगह पूरी तरह से इसको परेशान करने वाले इतिहास में खुले में पड़ी पड़ी सड़ रही है। वैसे टापू के अतीत को देखते हुए यही बेहतर है कि इसे खाली पड़ा रहने दिया जाए। क्या आप कभी भी ऐसी किसी जगह में दाखिल हुए हैं जहां जाने पर सख्त मनाही हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप जाना तो चाहते हो पर अब तक मौका नहीं मिल पाया हो? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।